नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में दो इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखो जॉब एक्सपोर्ट्स एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से संबंधित और दूसरा ट्रेड यूनियंस की स्ट्रेटजी से संबंधित। आज देखो ट्रेड यूनियंस के द्वारा हड़ताल बुलाई गई है, तो राइटर एक्सप्लेन करते हैं हड़ताल ही क्यों बुलाई गई है, अपनी बात मनवाने के लिए क्या दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे और हड़ताल बुलाई क्यों गई हैं। तो ये सब चीज़ें इस आर्टिकल में एनालाइज की जाती हैं। वैसे बिजनेस लाइन का एक और आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले थे आज, लेकिन वो पूरी तरह से कंपाइल नहीं हुआ, उसे हम कल डिस्कस करेंगे। वो किससे संबंधित है? वो नेशनल मिल्क डे से संबंधित है। तो डेयरी सेक्टर के पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे उस आर्टिकल में, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। वो बिजनेस लाइन का है। चलिए डिस्कशन अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जॉब्स एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स से संबंधित हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में हमारे देश की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई 23.9% से। क्यों? कोविड-19 की वजह से ज़बरदस्त लॉकडाउन लगा था। उसके बाद आरबीआई के अनुसार अगले क्वार्टर में भी, यानी जुलाई से सितंबर के बीच का जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में भी देश की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी 10%। अब टेक्निकली राइटर कहते हैं ये रिसेशन हुआ। रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन का मतलब ये होता है लंबे समय तक जब किसी देश की इकोनॉमी स्लो डाउन करती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब वो रिसेशन में है। रिसेशन के समय इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो जाती है और जीडीपी में भी डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें फिलहाल हमारे देश की इकोनॉमी में देखने को मिल रही हैं। तो एक्सपर्ट्स के अनुसार टेक्निकली ये एक रिसेशन है। देखो आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया की इकोनॉमी रिसेशन को फेस कर रही है। और देखो जब हम ये कहते हैं कि इंडिया में फिलहाल रिसेशन है, तो इसका असर हर एक एवरेज इंडियन पर देखने को मिलता है। एवरेज इंडियन के लिए जो नंबर्स हैं कि इकोनॉमी कितना कॉन्ट्रैक्ट हुई, कितनी श्रिंक हुई, ये सब मैटर नहीं करते हैं। एवरेज इंडियन जब ये देखता है कि घर में जो बड़ी बेटी है उसकी जॉब चली गई या फिर छोटी बेटी को जॉब मिल नहीं पा रही है इंप्रेसिव क्वालिफिकेशन के बावजूद, तब लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जब एक एवरेज इंडियन ये देखता है कि टाउन में कई सारी जो वर्कशॉप्स हैं वो बंद पड़ी हैं, ट्रक खाली पड़े हैं, रेस्टोरेंट्स में ग्राहक नहीं हैं, तब उसे एहसास होता है कुछ तो गड़बड़ है। अगर देखो हम आज के समय में इंडिया में जॉब सिचुएशन की बात करें, देखो इकोनॉमी इवन कोविड-19 से पहले भी स्लो डाउन कर ही रही थी। 2018-19 में और 2019-20 में भी बहुत से लोगों की जॉब्स गई हमारे देश में। एक आंकड़ा भी आया था, आपको याद होगा कोविड-19 से पहले, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है फिलहाल पिछले 45 सालों के हाई पर है। लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा, उसकी वजह से एक अनुमान के अनुसार 2 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। और सभी तरह का रोजगार, रेगुलर, सैलरीड, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल, कैजुअल, डेली वेज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और जब लोगों की जॉब्स गई तो देखो इसका असर इनकम लेवल पर भी देखने को मिला। और इनकम लेवल जब कम हुआ लोगों को, तो फिर ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, मतलब जिस मकान को ले रखा है किराए पर उसका रेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं, फैमिली का पेट भरने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन इंडिया में इमर्ज होके आई लॉकडाउन के बाद। देखो आज के समय में इंडिया जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है ना, वो है जॉब्स का। जब लोग भूखे हों, गरीब हों और डेस्परेट हों, तब देखो कोई भी जॉब चलेगी। राइटर एग्जाम्पल देते हैं मनरेगा की जो जॉब है इसमें मैनुअल वर्क दिया जाता है और मनरेगा की जॉब में लोएस्ट डेली वेज मिलते हैं। लेकिन 7 महीनों तक ये जो लॉकडाउन लगा, इसमें 11 करोड़ लोगों ने मनरेगा स्कीम के तहत काम मांगा। ये देखो जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज के द्वारा एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, उनसे 20 गुना ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। यानी आप कह सकते हो 11 करोड़ बाय 20 एम्प्लॉयज़ हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज के।
इन सब पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स की सहायता से राइटर आखिर में ये कहने की कोशिश करते हैं, अगर देखो आज के समय में आपको इकोनॉमी के बारे में बात करनी है तो कोई भी बातचीत तब मीनिंगफुल होगी जब आप ये बात करते हो कि जो जॉब्स खो गई हैं उनको कैसे रिकवर किया जाए और नई जॉब्स कैसे जनरेट की जाएं। इसके बाद राइटर एग्जाम्पल की सहायता से बताते भी हैं कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। राइटर कहते हैं देखो 4 कंपनीज हैं, अलग अलग सेक्टर की हैं। गवर्नमेंट अगर लोन देती है इन 4 कंपनीज को जो अलग अलग सेक्टर से संबंध रखती हैं, तो कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा जॉब्स को जनरेट करेगी। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए सरकार 10 लाख का लोन देती है किसी कंपनी को और वो कंपनी फिर उस लोन को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करती है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर। तो पहली जो कंपनी है, मान लीजिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 10 लाख का लोन मिलने पर ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1 जॉब जनरेट करेगी। उसके बाद ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, अगर इस कंपनी को लोन मिलता है तो ये 3 नई जॉब जनरेट करेगी। लेदर गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, इसको 10 लाख का लोन मिलता है, 70 नई जॉब्स जनरेट की जाएंगी इस लेदर गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी के द्वारा। सबसे लास्ट में कपड़े वाली फैक्ट्री है कोई, अगर उसको 10 लाख का लोन मिलता है तो वो 240 नई जॉब्स जनरेट करेगी, इंक्लूडिंग 80 फॉर वुमेन। तो इस एग्जाम्पल से सीधा सीधा मतलब ये निकलता है, सरकार को ऐसे सेक्टर्स पर फोकस करने की आवश्यकता है जो लेबर इंटेंसिव हैं। फॉर एग्जाम्पल कपड़े प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ से बहुत जॉब्स जनरेट होती हैं। अपैरल सेक्टर यानी गारमेंट सेक्टर के अलावा लेदर गुड्स, वैल्यू एडिड एग्रीकल्चर, ये सब लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। इसके बाद देखो राइटर ये बोलते हैं, ये जो जॉब क्रिएटिंग सेक्टर है ना, ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंड नहीं करते अपने माल को बेचने के लिए, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे इंडिया में मोर देन 1/2 यानी 50% से ज़्यादा जो लेदर गुड्स प्रोड्यूस हुआ था वो तो एक्सपोर्ट हो गया। मान लीजिए 100 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था तो 50 यूनिट से ज़्यादा तो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हुआ। उसी प्रकार से टोटल जितने कपड़े हमारे देश में प्रोड्यूस हुए ऑलमोस्ट 1/3 एक्सपोर्ट हुए। इसलिए आवश्यकता ये है कि इंडिया और ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढे, मतलब और ज़्यादा ऐसी डेस्टिनेशन ढूंढे जहाँ पे चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा सके, और एक बार ढूंढने के बाद उन एक्सपोर्ट मार्केट को नर्चर भी किया जाए, सस्टेन भी किया जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया ध्यान नहीं देगा तो दूसरे देश जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया वो मार्केट को खा जाएंगे, मतलब अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएंगे और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सामना नहीं कर पाएंगे। तो एक बार एक्सपोर्ट मार्केट मिल भी जाती है तो उसको सस्टेन करने की आवश्यकता है। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, देखो मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट है वो स्पोर्टिंग जॉब्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं। अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए लेदर गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो लेदर गुड्स बनाने में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है या फिर लेदर गुड्स किसी एक हिस्से में देश में प्रोड्यूस होते हैं, उनको दूर तक ले जाना, फॉर एग्जांपल पोर्ट तक ले जाना, तो भी बहुत सारी जॉब्स इनडायरेक्टली भी क्रिएट होती है ना। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो हाल ही में अरविंद सुब्रमण्यम और प्रोफेसर सौमित्रो चटर्जी ने एक रिसर्च स्टडी पब्लिक डोमेन में रखी जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इनके अनुसार 2003 से लेकर 2012 के बीच एक्सपोर्ट हमारे देश में अच्छा खासा था, ना सिर्फ सर्विसेज में बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपोर्ट भी काफ़ी था। ये आंकड़ा हमने डिस्कस भी किया था, आपको याद होगा कि 1995 के बाद से 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्टर था मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का इंडिया। 12% एनुअल ग्रोथ देखने को मिल रही थी इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के एक्सपोर्ट में। इंडिया इस मामले में सिर्फ वियतनाम और चाइना से पीछे था। इंडिया ने 1990-91 के बाद जो नई ट्रेड पॉलिसी अपनाई उससे इंडिया को काफ़ी फायदा हुआ। उसके बाद जो भी सरकारें आईं उन्होंने उसी नीति को आगे ले जाने का काम किया, यानी LPG रिफॉर्म्स के एजेंडे पर विभिन्न सरकारें चली। लेकिन इसके बाद राइटर थोड़ा पॉलिटिकल डायमेंशन देते हैं। पीछे दमरम है तो कांग्रेस के हैं, थोड़ा तो खिलाफ लिखेंगे ही, लेकिन एज सच पॉलिटिक्स नहीं है इस आर्टिकल में। पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल आंसर्स में किया जा सकता है।
सॉरी, राइटर कहते हैं देखो 2013-14 में इंडिया का गुड्स का एक्सपोर्ट था 314 बिलियन, जो कि 2018-19 में था 313 बिलियन डॉलर्स, यानी बिल्कुल गुड्स का एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट हो गया, बिल्कुल 1 बिलियन घट गया, बल्कि 5 सालों में बढ़ने के बजाय। राइटर इसके काफ़ी सारे रीजंस बताते हैं, जैसे जीएसटी का खराब इम्प्लीमेंटेशन, डिमोनेटाइजेशन, इसके साथ साथ सरकार ने पुरानी जो नीति थी उसे चेंज कर दिया। सरकार ने एलपीजी रिफॉर्म्स के रास्ते पर चलना बंद कर दिया। बाहर से जो माल इंपोर्ट करते थे उन पर टैरिफ को ज़्यादा लगाना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ बॉर्डर पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। रूपी मजबूत होता गया, और जब रूपी मजबूत होता है तो एक्सपोर्ट घटता है, आपको भी पता है। इसीलिए चाइना बार बार अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है डॉलर के मुकाबले में। इसके अलावा राइटर के अनुसार पिछले 6-7 सालों में लाइसेंसिंग राज फिर से आ गया। नॉन टैरिफ बैरियर सरकार ने काफ़ी ज़्यादा लगा दिए। 2 तरह के बैरियर होते हैं ना, बाहर से हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। एक टैरिफ बैरियर, मतलब हमने टैक्स इंक्रीज कर दिया गुड्स पर, और दूसरे नॉन टैरिफ बैरियर, जैसे कि हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जो काफ़ी बार इंडिया के माल पे लगा देते हैं सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। तो ये सब एग्जांपल्स हैं नॉन टैरिफ बैरियर के। तो सरकार ने ये सब लगाए, इस वजह से जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो कम होता गया। और अब अगर हमें एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है तो ध्यान से सुनिएगा, राइटर कहते हैं अगर अब एक्सपोर्ट को हमें इंक्रीज करना है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमें साइन करने ही होंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इमर्ज होके आए हैं, जैसे आसियान, नाफ्टा, पुराने हैं ये, मतलब ऐसा नहीं कि पिछले कुछ सालों में ही इमर्ज होके आए हैं। मरकज़र, इन एग्रीमेंट्स से देखो बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ा है। मतलब एग्रीमेंट्स में जो जो कंट्रीज इन्वॉल्व है ना, आपस में उनके बीच ट्रेड बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखो एक सबसे बड़ी आयरनी पता क्या है, एक तरफ हमें ये पता है कि सरकार चाहती है कि इंडिया से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट हो, लेकिन सरकार दूसरे देश से माल को इंपोर्ट नहीं करना चाहती। आप मुझे एक बात बताइए कि फॉर एग्जांपल यूके है, यूके से अगर हम माल को इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, किसी प्रकार का बैरियर लगा देंगे, फॉर एग्जांपल यूके से इंपोर्ट होने वाले माल पर हमने टैरिफ को इंक्रीज कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया, या फिर कोई नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया, तो फिर क्या यूके अलाउ करेगा कि इंडिया अपना माल यूके में भेज पाए? नहीं करेगा ना। यूके कहेगा कि भाई तुम तो हमारा माल खरीद नहीं रहे हो, इतने सारे तुमने रुकावटें खड़ी कर रखी हैं, और तुम ये चाहते हो कि हम आपका माल खरीद लें। कोई भी देश इंपोर्ट तभी करेगा जब उसके देश का माल भी फ्रीली से दूसरे देश में एक्सपोर्ट किया जा सके। फिर उसके बाद जैसा जिस कंपनीज की कैपेबिलिटी है, कंपटीशन है, जो होगा वो होगा। यही तो है ना फ्री ट्रेड, कि आप अपने से बैरियर मत लगाओ। आप चाहते हो कि आपकी कंपनीज का माल ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, तो आप उनको कॉम्पिटिटिव बनाओ, रिफॉर्म्स लेके आओ, ताकि आपकी जो कंपनी है वो कंपटीशन में पिछड़े ना। लेकिन सरकार ये चाहती है राइटर के अनुसार कि एक्सपोर्ट तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो और इंपोर्ट बिल्कुल कम हो। ये सॉल्यूशन जो है वो कारगर नहीं है। अब एग्जांपल देते हैं राइटर कि फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट्स हैं, एक बार साइन हो जाता है तो फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में ही आपस में ज़्यादा ट्रेड होता है। जैसे देखो अब RCEP का तो मेंबर इंडिया है नहीं, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अब RCEP का एक मेंबर दूसरे मेंबर से ही ज़्यादा माल को खरीदेगा या फिर बेचेगा। बाहर के देश से वो ट्रेड कम करेगा अनटिल अनलेस उसका बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है दूसरे देश के साथ। जैसे इंडिया का आसियान के साथ तो है ही, बाकी जो देश हैं उनके साथ भी इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो फिर बेशक इंडिया अपने ट्रेड को इंक्रीज कर सके। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का थोड़ा बहुत नुकसान होता है, ज़्यादा नहीं। जैसे कि कुछ देश क्या करते हैं, इवन छोटी छोटी ट्रेड एंड कॉमर्शियल डिस्प्यूट को भी घसीट लेते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, ये कह के कि देखो इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रोविजंस का उल्लंघन कर रहा है। ये तो कुछ देश करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मिसयूज करते हैं,
बट ये एक रीज़न नहीं हो सकता कि इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ही ना करें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया को साइन करने चाहिए, लेकिन नेगोशिएशन अच्छी करनी चाहिए। दुनिया में देखो, नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया साइन कर लेता है अच्छी नेगोशिएशंस के साथ, तो इंडिया को इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, अभी देखो इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और एक्सपोर्ट्स का इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना है और बहुत सारी जॉब्स जनरेट करनी है। अरविंद सुब्रमण्यम और सौमित्रा चटर्जी ने जो पेपर पब्लिश किया था उसके अनुसार अगर लेबर इंटेंसिव सेक्टर में कुछ कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए तो $60 बिलियन और ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया, और इससे लाखों जॉब्स भी जनरेट होंगी। ये फैक्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अगर एक्सपोर्ट्स को रिवाइव करना है तो इंडिया को प्रोटेक्शनिज्म का रास्ता छोड़ फ्री मार्केट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जॉब्स, एक्सपोर्ट्स एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ट्रेड यूनियंस की स्ट्रेटजी से संबंधित है। ये सारे एस्पेक्ट हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। आज देखो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। क्यों? क्योंकि ट्रेड यूनियंस के अनुसार सरकार जो लेबर कोड्स लेकर आई है वो एंटी पीपल हैं, एंटी लेबर इकोनॉमिक पॉलिसीज सरकार अपना रही है। इसके बाद कोल और डिफेंस सेक्टर्स से संबंधित जो ट्रेड यूनियंस हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रही हैं सरकार की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। कौन सी पॉलिसीज़? प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन से संबंधित। कोल सेक्टर को सरकार के द्वारा ओपन कर दिया गया है। पहले तो सिर्फ एक ही कंपनी थी कोल माइनिंग के लिए, सरकारी कंपनी कोल इंडिया, लेकिन अब कोल सेक्टर को सरकार के द्वारा ओपन कर दिया गया है। तो इसका विरोध किया जा रहा है कोल सेक्टर की ट्रेड यूनियंस के द्वारा। हमें देखो डिटेल से एनालिसिस के साथ ये समझने की आवश्यकता है आखिरकार ट्रेड यूनियंस हड़ताल कर क्यों रही हैं। क्या उनके पास कोई और भी अल्टरनेटिव था या नहीं था? देखो 1991 के बाद से ही वेरियस एक्सपर्ट्स के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा, इवन ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि इंडिया को लेबर रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। तो विभिन्न सरकारों ने लेबर रिफॉर्म्स लाने के प्रयास किए, लेकिन पिछले 2 सालों में ये प्रयास काफ़ी ज़्यादा तेज हो गए। जैसा आपको पता है 44 लेबर लॉज से हमारे देश में, और 44 लेबर लॉज के बजाय अब 4 लेबर कोड आए हैं। राइटर कहते हैं ये जो 4 लेबर कोड हैं वो देखो उन प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए लाए गए हैं जो अनप्रूवन हैं। जैसे जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि लेबर लॉज हमारे देश में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही थी, या फिर इंस्पेक्शन सिस्टम हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा खराब था, इस वजह से इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं आ रही थी। ये माना गया है विभिन्न सरकारों के द्वारा। इसीलिए तो विभिन्न सरकारें ये कोशिश करती आई हैं कि जल्द से जल्द लेबर लॉज में रिफॉर्म लाए जाएं और इंस्पेक्शन सिस्टम को आसान बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन राइटर नहीं मानते इस बात को। राइटर कहते हैं इसका कोई प्रूफ नहीं है कि लेबर लॉज की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही थी। कोविड-19 के बाद तो विभिन्न सरकारों ने सोचा कि ये तो बिल्कुल उपयुक्त टाइम है लेबर लॉज में रिफॉर्म लाने के लिए, और कई सारी सरकारों ने लेबर लॉज को बदल दिया ताकि फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन को फिर से रिवाइव किया जा सके। इवन काफ़ी सारी राज्य सरकारों ने तो कानून को ताक पे रख के लेबर लॉज को चेंज किया। कानून को ताक पे रखने का मतलब ये है कि आपको लेबर लॉ में बदलाव लाना है तो असेंबली में बिल पास करवा के, मतलब चेंज करके पुराने एक्ट को, या फिर ऑर्डिनेंस की सहायता से आपको चेंज करना होगा एक्ट। लेकिन सरकार ने एग्जीक्यूटिव डिसीजन से उस एक्ट को चेंज कर दिया, तो कानूनी तौर पे भी ये गलत था। देखो वैसे जो ये 4 नए कोड्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि सारी कमियां ही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं इन 4 लेबर कोड्स में। जैसे यूनिवर्सल मिनिमम वेज की बात कही गई है, ट्रेड यूनियन को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का फॉर्मलाइजेशन,
सोशल सिक्योरिटी टू गिग वर्कर्स, जैसे स्विगी और जोमेटो, इन कंपनीज में जो वर्कर काम करते हैं, डिलीवरी करते हैं, वो गिग वर्कर्स हैं, मतलब टेम्परेरी वर्कर्स हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी देने की बात कही गई है जो नए लेबर कोड्स आए हैं उनमें। इसके अलावा कोड्स ने लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम को डाइल्यूट कर दिया। इसकी वजह से जो एम्प्लॉयर्स हैं वो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर सकेंगे, मतलब कि उनका डर खत्म हो जाएगा कि अब तो इंस्पेक्शन सरकार का इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो फिर कई एम्प्लॉयर्स, सभी नहीं, कुछ एम्प्लॉयर्स मनमाना रवैया अपना सकते हैं वर्कर्स के प्रति। तो ये पॉइंट काइंड ऑफ यहीं आना चाहिए, ये क्रिटिसिज्म है। उसके बाद एम्प्लॉयर्स को और भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है, जैसे एम्प्लॉयर्स पहले के अपेक्षा कर ज़्यादा आसानी से हायर कर सकेंगे और नौकरी से निकाल सकेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करने की आज़ादी, अनरेगुलेटेड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये सब इंडिपेंडेंस अब एम्प्लॉयर्स को दी गई है। तो देखो ओवरऑल सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि आज के समय में वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, हमने पिछला आर्टिकल डिस्कस किया, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, इसके साथ साथ ये लेबर कोड्स, तो इन सब रीजंस के कारण वर्कर आज के समय में काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं। इवन देखो जब कोविड-19 आया, एकदम से भारी माइग्रेशन देखने को मिला शहरों से उन स्टेट्स की तरफ या फिर गांव की तरफ जहां से वर्कर्स आए थे काम करने के लिए। तो वर्कर्स को ये लगा कि मुश्किल की घड़ी में सरकार ने उतना साथ नहीं दिया जितना सरकार को देना चाहिए था। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रेड यूनियन आखिरकार करे क्या? ट्रेड यूनियंस कैसे वर्कर्स की आवाज़ उठाएं? देखो ट्रेड यूनियंस के पास ये सब रास्ते हैं, जैसे सोशल डायलॉग, पॉलिटिकल लॉबिंग, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन थ्रू अपोजिशन पार्टीज, लीगल एक्शन बाय अप्रोचिंग द जुडिशरी, सीक द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन, और सबसे लास्ट में डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एक्शन जैसे हड़ताल। तो हम इन एक्शंस को एनालाइज करते हैं कि ट्रेड यूनियंस ने सीधा हड़ताल करने के बजाय बाकी ऑप्शंस को क्यों नहीं एक्सप्लोर किया अपनी बात मनवाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सोशल डायलॉग की। क्या ट्रेड यूनियंस ने बात की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ? इसका आंसर है यस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हालांकि वाइड स्केल बातचीत नहीं की लेबर यूनियंस के साथ। इन लेबर कोड्स से संबंधित बिल्स को पास करवाने से पहले सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर दी सरकार ने कि हाँ हमने लेबर यूनियन से बातचीत की है। और इवन इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जो कि एक 3 पक्षीय सोशल डायलॉग बॉडी है जिसमें इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ट्रेड यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये कॉन्फ्रेंस पिछली आयोजित हुई थी 2015 में। बाद में सरकार ने कह दिया इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके बाद से ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज ही नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है सोशल डायलॉग हो नहीं रहा है जिस लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटिकल लॉबिंग। पॉलिटिकल लॉबिंग जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को कन्विंस करवा के अपनी बात मनवाना। जैसे देखो कई सारी ट्रेड यूनियंस हैं या फिर वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका एफिलिएशन बीजेपी से है, और कुछ ऐसी वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एफिलिएशन कांग्रेस से है। तो ओवरऑल कई सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एफिलेटेड ट्रेड यूनियन, भारतीय मजदूर संघ, इन्होंने देखो सरकार को बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस दी कि आप हमारी बात मान लीजिए, सजेशन भी दिए, बट सरकार ने इनकी बातों को नहीं माना। इसके बाद बात आती है पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन थ्रू अपोजिशन पार्टीज, कि जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनको कन्विंस करा के उनको बोलना कि आप हमारे हकों की लड़ाई लड़िए। आप बताइए क्या बोलेंगे राइटर इस पॉइंट में? आपको भी पता है राइटर यही बोलेंगे कि अपोजिशन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बड़े बड़े बिल्स पास हो गए लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक संगठित अपोजिशन अभी फिलहाल आज के समय में हमारे देश में नहीं है, जो कि होना चाहिए सरकार की पॉलिसीज़ को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट उपाय ट्रेड यूनियंस के पास बचता है लीगल एक्शन बाय अप्रोचिंग द जुडिशरी। जुडिशरी के पास जाए ट्रेड यूनियंस और पिटीशन डाले कि सरकार जो कर रही है गलत कर रही है। लेकिन देखो ट्रेड यूनियंस को अपना जो डर है जुडिशरी का, जिसे कहा नाम दिया गया है इस आर्टिकल में जुडिशियोफोबिया, इस फोबिया को छोड़ना होगा और पूरे स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड्स के साथ में
जुडिशरी के पास जाना होगा कि देखो ये जो लेबर कोड्स हैं इनमें कमियां हैं, आप सरकार को आदेश दीजिए कि इन कमियों को दूर किया जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैक्ट्रीज एक्ट में एक अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया, जो कि अच्छी चीज है राइटर के अनुसार। हालांकि माइग्रेंट वर्कर्स का जब प्लान हुआ था कोविड-19 के बाद, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ऐसा एक्ट नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था, लेकिन गुजरात सरकार के फैक्ट्रीज एक्ट के अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करके सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया और इसीलिए ट्रेड यूनियंस अब जुडिशरी के पास जा सकती हैं अपनी बात मनवाने के लिए। नेक्स्ट जो अल्टरनेटिव जिसको अवेल किया जा सकता है ट्रेड यूनियंस के पास, ट्रेड यूनियन के द्वारा, वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इंटरवेंशन के लिए रिक्वेस्ट डालना। देखो आमतौर पे हमारे देश की ट्रेड यूनियंस ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऐसे आरोप लगते हैं कि आप एंटी नेशनल हो, आप घर की लड़ाई को किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास लेकर चले गए, ये देश की रेपुटेशन के अगेंस्ट है, ये सब आरोप लगते हैं। इसलिए देश की ट्रेड यूनियंस आमतौर पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पास कंप्लेंट करती नहीं है। हालांकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कंप्लेंट मैकेनिज्म है। बट मई 2020 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरवेंशन किया था, तो ट्रेड यूनियंस को थोड़ी बहुत रिलीफ मिली थी। हालांकि सरकार ने वही किया जो सरकार करना चाहती थी, लेकिन ट्रेड यूनियंस ध्यान जरूर आकर्षित कर पाई और सरकार पर थोड़ा दबाव जरूर बना। तो ये सारे जो उपाय हैं वो अपनाए जा सकते हैं ट्रेड यूनियंस के द्वारा, लेकिन कुछ ना कुछ दिखते हैं। तो लास्ट में देखो एक ही ऑप्शन बचता है ट्रेड यूनियन के पास, वो है डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एक्शन, यानी हड़ताल करना, और वही ट्रेड यूनियंस के द्वारा अभी किया जा रहा है। ये सब मांगे भी रखी गई हैं सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा, जैसे जो सभी नॉन इनकम टैक्स पेई फैमिलीज हैं उनको 7500 का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए। इस प्रकार की स्कीम किसानों के लिए लॉन्च की गई है, तो मजदूरों के लिए भी की जाए। 10 किलोग्राम फ्री राशन पर पर्सन पर मंथ टू ऑल द नीडी पर्सन्स। मनरेगा स्कीम को एक्सपेंड किया जाए, एक दिन में 200 दिनों का काम मिलना चाहिए रूरल एरियाज में, और वेजेस भी इंक्रीज हों। अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को एक्सटेंड किया जाए। और नेक्स्ट सभी जो एंटी फार्मर लॉज हैं उनको विड्रा किया जाए। नेक्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम्स को रिस्टोर किया जाए। ये सब मांगे रखी गई हैं ट्रेड यूनियन के द्वारा, और इसीलिए आज हड़ताल है। आज किसानों का भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। किसान दिल्ली में एंटर करने की कोशिश करेंगे। उनके अनुसार जो फार्म लॉज पास हुए हैं, बने हैं नए, उनमें बहुत सारी कमियां हैं और इनको सरकार वापस ले, ऐसी मांग है फार्मर्स की। तो ये हमने 2 इश्यूज डिस्कस किए, और बचा हुआ तीसरा जो इशू है वो हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम हमारी इस डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।